हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आई होप आप मेरे पिछले वीडियोस को देख रहे होंगे एंड मैं जानता हूँ कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। इन केस अगर आपको कुछ चेंजेस लाना है, कुछ अलग अलग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराना है, कुछ नई चीज़ें जाननी हैं, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। आज का हमारा टॉपिक है नॉन लीनियर इक्वेशन, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो। बट मैं फिर से याद कर रहा हूँ, मेरे लेसन का नाम है नॉन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लेसन के अंदर नॉन लीनियर इक्वेशन कर क्या रहा है? चलो ठीक है, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। इसे कैसे पहचानना है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, किन स्टेप्स की मदद से सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग उस नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, फिर लीनियर को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम बोर्ड की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने हेडिंग डाली हुई है सॉल्विंग ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। अब ये नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होता है? नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जो फ्रैक्शंस में आए। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब तो आप सबको पता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, देखते कैसे मैंने लिखा हुआ है इसे। अ नॉन लीनियर इक्वेशंस आर दोस विच कंसिस्ट ऑफ अ फ्रैक्शन विद इन द गिवन इक्वेशन। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें फ्रैक्शन दिखाई देता हो। फ्रैक्शन तो आप सबको पता होगा, फ्रैक्शन में हम लोग कुछ न्यूमरेटर में और कुछ डिनोमिनेटर में एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को। बट यहाँ पर वो फ्रैक्शन का काम क्या है उसके बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल है 3/x - 4/y = 8, 6/x - 1 + 3/y - 2 = 0। अच्छा, क्या आपको लगता है ये फ्रैक्शन है? हाँ, मेरे को तो लगता है फ्रैक्शन है, बट मुझे ये भी लग रहा है कि ये भी फ्रैक्शन है। मुझे ये भी लग रहा है ये भी फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शन है। बट मैं इन फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये फ्रैक्शन मेरे काम के नहीं हैं। फ्रैक्शन आई मीन टू से ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में अल्फ़ाबेट हो, उसे हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, मैं फिर से अपनी बातों को रिपीट करना चाहता हूँ। नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे। अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या? x y z a b c d कुछ भी हो सकता है, जिसे हम लोग वेरिएबल कंसिडर करते हैं ना, वैसे ही अल्फ़ाबेट्स अगर आपको डिनोमिनेटर में देखेंगे फ्रैक्शन में, तो आप उस इक्वेशन को नॉन लीनियर इक्वेशन ऐसा बोलोगे। सीधी सी बात यही है कि नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोस इक्वेशन विच डज नॉट ओबे द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक ऐसा इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म को ओबे नहीं करता। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म हमने स्टार्ट में देखा था, ये लेसन के इंट्रोडक्शन में देखा था कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला आई मीन टू से स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0 या फिर ax + by = c। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ इक्वेशंस भी लिखे हुए हैं। अब हम ये समझना शुरू कर चुके हैं कि नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसके फ्रैक्शन में, जिसके डिनोमिनेटर में आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे। समझ में आया? चलो, ये तो रही उसके आइडेंटिफिकेशन की बात। अब देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम लोग किसी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर निकालेंगे। चलो अब उस स्टेप्स को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप देख सकते हो। टोटल 6 स्टेप्स है। इन 6 स्टेप को फॉलो करके हम लोगों को एक नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे फाइनल आंसर को लाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्व द कॉमन पार्ट इन बोथ द गिवन इक्वेशन। यानी कि आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कुछ कॉमन पार्ट को, क्योंकि आपने ये ध्यान दिया होगा जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 इक्वेशन दिया होता है। आई रिपीट, एक क्वेश्चन के अंदर 2 इक्वेशन दिया होता है। दोनों इक्वेशन में आपको कुछ कॉमन पार्ट ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले आप कॉमन पार्ट को एनालाइज करोगे, उसके बाद आगे स्टेप्स को फॉलो करोगे। सेकेंड स्टेप, सब्सटीट्यूट देम विथ सम अदर वेरिएबल से m and n। ठीक है, मान लिया कि हमने एनालाइज कर लिया, हमने कॉमन पार्ट ढूंढ लिया। अब करना क्या है? अब उस कॉमन पार्ट को आपको किसी वेरिएबल के साथ में नेम करना है। ठीक है ना, आपको नाम देना है उसे, कोई भी वेरिएबल।
याद रहे वो वेरिएबल आपके इक्वेशन में, आपके क्वेश्चन में नहीं दिखाई देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन है x एंड y के फॉर्म में, तो आप उस वेरिएबल को x और y के अलावा कोई और वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। अगर आप x और y लेते हैं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि सॉल्व कैसे करना है आगे के स्टेप को, ठीक है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, सबसे पहले कॉमन पार्ट ढूंढोगे। कॉमन पार्ट ढूंढ लेने के बाद में उस कॉमन पार्ट को आप किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करोगे। याद रहे वो वेरिएबल आपके क्वेश्चन में दिया जाने वाला वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई और वेरिएबल चलेगा। हम अपने सॉल्विंग के वक्त में मैं m और n लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो चलो देखते हैं आगे के स्टेप्स को। थर्ड स्टेप है, now the non-linear equation is being changed to linear equation, thus solve the equation by any normal methods। यानी कि स्टेप नंबर 1 था एनालाइज करना, स्टेप नंबर 2 था उसे सब्सटीट्यूट करना, आई मीन टू से सब्सटीट्यूट करो किसी और अलग अल्फ़ाबेट्स के साथ में। थर्ड स्टेप है कि अब सब्सटीट्यूशन हो जाने के बाद में वो हमारा लीनियर इक्वेशन बन चुका है। मैं फिर से बताऊंगा, नॉन लीनियर इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन बन गया है। अब उस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हो। आपने कितने मेथड सीखे हुए हैं? आपने अभी तक 3 मेथड सीखे हुए हैं। पहला मेथड क्या था? साइमल्टेनियस मेथड, जिसमें आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, ठीक है। सेकंड मेथड क्या सीखा था आपने? ग्राफिकल मेथड। थर्ड मेथड क्या सीखा था आपने? क्रेमर्स मेथड। आप इन तीनों में से कोई भी मेथड ले सकते हो, बट पर्सनली मेरे हिसाब से आपको ग्राफिकल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्राफ सॉल्व करने में बहुत वक्त लगता है। इसीलिए आप के ऊपर चॉइस करने के लिए मैं छोड़ता हूं, आप साइमल्टेनियस लेना चाहते हो या फिर आप क्रेमर्स लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 4, फाइंड द आंसर फॉर द न्यू वेरिएबल। यानी कि आपने जिस वेरिएबल को सब्सटीट्यूट किया था स्टार्ट में, उस वेरिएबल का आंसर लाओ। अब आंसर ला देने के बाद आगे के स्टेप को देखो कि क्या बोला हुआ है। नाउ रीसब्सटीट्यूट, यानी आंसर आ जाने के बाद में आपको रीसब्सटीट्यूटिंग करनी है, ठीक है। यानी स्टेप नंबर 2 में आपने सब्सटीट्यूट किया, स्टेप नंबर 5 में आप रीसब्सटीट्यूट करेंगे। उसके बाद शफल देम एंड फाइनली गेट योर आंसर। यानी कि आपने जब रीसब्सटीट्यूटिंग करनी है तो उसमें शफलिंग करनी पड़ेगी आपको। शफलिंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपने आंसर को लाएंगे। याद रहे आपका इक्वेशन है x और y के फॉर्म में, इसीलिए आपने जब m और n कंसिडर किया था तो उसे रीसब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत आ गई थी, क्योंकि आपका इक्वेशन, आपका क्वेश्चन m और n के फॉर्म में नहीं, x और y के फॉर्म में दिया था। समझ में आया? ठीक है। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टेप समझ में आए होंगे। अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ। यहाँ पर बोर्ड पर आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है? 2/x - 3/y = 15, 8/x + 5/y = 77। मैं फिर से ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब क्या? पहचानो, आइडेंटिफाई करो। अब ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, किस बिना पर करेंगे? तो मैंने अभी तो आप लोग को सिखाया, मैंने अभी तो आपको बताया कि आपका नॉन लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन होता है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है। फ्रैक्शनल फॉर्म के डिनोमिनेटर में आपको अल्फ़ाबेट दिखाई देता है। आपका जनरल फॉर्मूला है ax + by = c, यानी कि अल्फ़ाबेट हमेशा नंबर के बाजू में होता है, तो आप उसे लीनियर इक्वेशन कहते हो। बट इस केस में आप देख सकते हो आपका जो अल्फ़ाबेट है, आपका जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में है, बाजू में नहीं है, इसीलिए आप उसे लीनियर इक्वेशन तो नहीं कह सकते, तो इसे आप नॉन लीनियर इक्वेशन कहोगे। अब अगर ये नॉन लीनियर इक्वेशन है तो इसे आप साधारण तरीके से सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉन लीनियर इक्वेशन के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो स्टेप्स जो अभी भी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इन्हीं स्टेप्स की मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी है कुछ ऐसी, a/b × c/d, यानी दो फ्रैक्शन, अगर दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उसको सॉल्व करने के वक्त हम हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं।
आई मीन टू से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मज़े की बात है कि ये हो जाएगा a इंटू सी द होल अपॉन b इंटू डी। घुमा फिरा के मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा क्वेश्चन है 8/5 तो मैं इसे 8 इंटू 1/5 लिख सकता हूँ। आप समझदार हो, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और आपको तो पता है सामने सामने मल्टीप्लाई करने का रूल, यानी कि 8 इंटू 1/1 इंटू 5 घुमा फिरा के हो जाएगा 8/5। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास में फ्रैक्शन दिया होता है तो आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो इंडिविजुअली डिनोमिनेटर के साथ में, उसका भी मतलब सेम ही होता है। वही लॉजिक को, उसी कंसेप्ट को मैं इस क्वेश्चन में भी करूंगा ताकि वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। एंड मैंने जो बोला था कॉमन पॉइंट, कॉमन पार्ट, उसको पहचानना आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो बोर्ड की तरफ ध्यान देते रहिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैं इस क्वेश्चन को कैसे बाइफरकेट करता हूं, बाइफरकेट करने का मतलब है अलग अलग करता हूं, उसे देखो। जैसे कि ये है 2/x, तो मैं 2/x को 2 इंटू 1/x लिखूंगा, माइनस 3/y को 3 इंटू 1/y लिखूंगा, इज इक्वल टू 15। वैसे ही सेकेंड वाले इक्वेशन को मैं 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 77 ऐसे लिखूंगा। अब आप ध्यान दो, आपको कुछ कॉमन पार्ट दिखाई देगा दोनों इक्वेशन के अंदर। क्या आप पहचानते हो इस कॉमन पॉइंट को, उस कॉमन पार्ट को? आप सही समझ रहे हो, कॉमन पार्ट और नहीं 1/x 1/y 1/y, ये कॉमन पार्ट है। यानी कि स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉमन पार्ट, एनालाइज द कॉमन पार्ट, हमने कर लिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा सब्स्टिट्यूटिंग के साथ में। मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं पुट करूंगा 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। ठीक है, आप m और n की जगह दूसरा अल्फ़ाबेट ले सकते हैं बेझिझक, लेकिन आपको x और y नहीं लेना है क्योंकि x और y ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप वापस लेकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप 24 अल्फ़ाबेट जो बचे हुए हैं उनमें से कोई भी ले लो। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल m और n के साथ हूँ, इसलिए मैंने m और n ले रखा है। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में यानी इन इक्वेशंस में जहाँ पर भी 1/x है उसे आप m लेंगे। देयरफॉर 2m माइनस 3 1/y की जगह n इज इक्वल टू 15। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। सिमिलरली नीचे वाले को भी आप 8 प्लस 5n इज इक्वल टू 77 ऐसा बता देंगे। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। स्टेप नंबर 3 देखो। स्टेप नंबर 3 इन्होंने क्या बोला है कि अब आपने नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट कर लिया है, और अगर आपने लीनियर में कन्वर्ट कर लिया है तो लीनियर को सॉल्व करने के किसी मेथड से, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यानी कि आप साइमल्टेनियस इस्तेमाल करो, आप क्रेमर्स इस्तेमाल करो, वो आपके ऊपर है। मैं इसको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व ना करके मैं इसे क्रेमर्स से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसे लिखूँगा 2 8 माइनस 3 5 m n 15 77। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, d की वैल्यू निकालोगे
तो मैंने हमारे गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। अब मैं इस डिटर्मिनेंट की मदद से डी, डी एम, डी एन निकालूंगा। सबसे पहले मैं डी निकालता हूँ। डी 2 8 माइनस 3 5, 2 8 माइनस 3 5। आई होप आपको ये डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरे पीछे के वीडियोस को जाकर देख सकते हो। 5 2 ज़ा 10 माइनस 24, 10 प्लस 24 यानी आ जाएगा 34। फिर आप निकालेंगे डीएम। डीएम में आप क्या करेंगे, एम की जगह पर कांस्टेंट नंबर्स लेंगे, यानी 15 और 77। उसके बाद -3 और 5 लेंगे, -3 और 5। तो 15 इंटू 5 माइनस 77 इंटू -3, 15 5 ज़ा 75, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 23। तो ये हो जाएगा 75 प्लस 231 हो जाएगा 603, यानी डीएम की वैल्यू मिल गई 306। अगला आप डीएन निकालोगे। डीएन का मतलब है आप एम को वैसे ही रखोगे, एन की जगह पर आप चेंज करोगे कांस्टेंट से। ये हो जाएगा 2 इंटू 77 माइनस 8 इंटू 15, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 15 माइनस 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 12। इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर मिलेगा 34, यानी आपको डीएन की वैल्यू भी मिल गई। देयरफॉर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का मतलब m इज इक्वल टू डी एम बाय डी। डी एम का मतलब 306 और d का मतलब 34। n की वैल्यू dn बाई डी। dn की वैल्यू है 34, द होल अपॉन 34। ऊपर नीचे कैंसिल करोगे तो आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब है आप वैल्यू मिल गई है। m की वैल्यू मिली है 9 और n की वैल्यू मिली है 1। अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। रीसब्स्टिट्यूट m is equal to 1 upon x and n is equal to 1 upon y। m के नीचे m की वैल्यू, सिमिलरली n के नीचे n की वैल्यू। अब आपको करना क्या है ये देख लो। आप क्रॉस करेंगे, x को 9 की जगह ले जाएंगे, 9 को x की जगह लेके जाएंगे। वैसे इधर पे भी y को 1 की जगह और 1 को y की जगह लेकर आएंगे, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। देयरफॉर x का वैल्यू मिल जाएगा 1 अपॉन 9 और y का वैल्यू मिल जाएगा 1। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कैसे हमने नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और कैसे उसका आंसर लाया। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते। स्टूडेंट्स, अब हम लोग 4.2 के सेकंड क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन। यहाँ फिर से आप सबसे पहले इक्वेशन को एनालाइज करोगे। इक्वेशन को एनालाइज करना तो आप सीख चुके हो, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि क्या हमारा इक्वेशन फ्रैक्शन में, दूसरी बात क्या हमारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अल्फ़ाबेट है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन है।
तो वापस ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपने सीखा हुआ है, मैं सिर्फ उसे दोहरा रहा हूँ। मैं सबसे पहले बाइफरकेट करूँगा, जैसे आपने पिछले वाले केस में किया था वैसे ही मैं इधर पे बाइफरकेट कर रहा हूँ। आप तो समझदार हो, समझ में आ गया होगा आपको। फिर पुट करोगे कॉमन पार्ट को m और n। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन पार्ट है, इसे मैंने m और n कंसिडर किया। अब मैं पुट करूँगा उसे 10m 2n 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। 15m माइनस 5am इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। मैं इन दोनों इक्वेशन को क्रेमर्स मेथड से सॉल्व करूँगा, इसीलिए मैं हमारे इक्वेशन को सबसे पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ, और फिर जैसे कि हमें पता है d निकालूँगा, dm निकालूँगा, dn निकालूँगा और फाइनली m और n निकालूँगा। सबसे पहले d का मतलब 10 15 2 माइनस 5। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डायगनली डाउनवर्ड माइनस करके डायगनली अपवर्ड। अगर आपने क्रेमर्स मेथड को सॉल्व करना नहीं सीखा है तो आप पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हो। ये हो जाएगा d। सिमिलरली dm की वैल्यू है 4 माइनस 2 2 माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dm का वैल्यू भी मिल गया। अब आप निकालेंगे dn निकालने के लिए आपको m वाला पार्ट वैसे ही रखना पड़ेगा और n की जगह पर आप ये नंबर्स को लिखेंगे 4 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस डाल के फिर डायगनली अपवर्ड जाएंगे, ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 15 4 60, ये हो जाएगा -80, therefore according to Cramer's rule क्रेमर्स रूल मतलब m इज इक्वल टू dn अपॉन d, dm की वैल्यू -16, d की वैल्यू -80। ऊपर नीचे से सबसे पहले आप माइनस को कट करेंगे, माइनस माइनस कट हो जाएगा। आपको तो पता है 16 5 80 होता है, इसका मतलब है 1/5 आंसर मिलेगा। सिमिलरली n की वैल्यू होगी dn/d, dn की वैल्यू है -80 और d की वैल्यू भी -80। ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिलेगा 1। अब आप क्या करेंगे, इसे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले लिख देता हूँ मैं m की वैल्यू 1/5 एंड n की वैल्यू 1/1। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो आप। मैं बताता हूँ इसे मैंने ऐसे क्यों लिखा है, आगे आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले आप रीसब्स्टिट्यूट करो इस वैल्यूज़ को। रीसब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 1/x प्लस y, n इज इक्वल टू 1/x माइनस y।
अब आप यहाँ पर m की जगह 1/5 लिखेंगे और n की जगह 1/1 लिखेंगे। अब क्योंकि न्यूमरेटर सेम है दोनों साइड का, इसीलिए मैं उन्हें कट कर दूंगा और डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा x + 5 और x - y = 1। ठीक है, ये मेरे नए इक्वेशन से, इसीलिए मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियस तरीके से सॉल्व करूँगा। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो आप मेरे पीछे वीडियोस को देख सकते हो। साइमल्टेनियस मेथड इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अगर अल्फ़ाबेट y को कंसिडर करूँ तो उसके साथ का नंबर पहले से ही सेम है, यानी मुझे नंबर सेम नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उनका साइन अपोजिट है, इसीलिए मुझे ऐड करना है। ऐड करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा, पुट करके y की वैल्यू निकालूंगा। तो चलो मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से y और y कैंसिल हो जाएगा, 2x का आंसर मिल जाएगा 6, x का आंसर मिल जाएगा 3। अब मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा। पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा। 3 का है x + y = 5, x की जगह डालूंगा 3 तो y की वैल्यू मिल जाएगी 5 - 3 यानी 2। देयरफॉर x की वैल्यू मिली 3 और y की वैल्यू मिली 2। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूटिंग किया था, सब्स्टिट्यूटिंग करने के बाद मैंने m और n की वैल्यू निकाली। रीसब्स्टिट्यूटिंग में मैंने फिर से सॉल्व किया इक्वेशंस को। आप बता सकते हो क्यों, ऐसा क्यों किया हमने? पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर में 2 अल्फ़ाबेट देखे, पहला x और दूसरा y, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 2 अल्फ़ाबेट है तो आपको इक्वेशंस को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक डिनोमिनेटर में एक ही अल्फ़ाबेट है तो आपको इक्वेशन को एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये कि मैंने जब x की वैल्यू 3 निकाली तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 को ही क्यों चुना? मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को भी तो चुन सकता था। बड़ा सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में x और y है ही नहीं, तो मैं कैसे उन्हें पुट करूँगा? हाँ, आप 3 की जगह 4 ले सकते थे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों ही जगह पर आपको x भी मिलेगा और y भी मिलेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 मैं फ़िलहाल नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों को खुद से करना है उस क्वेश्चन को। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे और मुझे आप बता कर देंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर से मैं आपके लिए मदद करूँगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 को जाते हैं। आप बोर्ड की तरफ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली कुछ अलग है। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन होने की वजह से ये सबसे अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ वैसा ही है लेकिन सॉल्विंग थोड़ा सा अलग हो रहा है। देखते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशंस को बाइफरकेट करेंगे। बाइफरकेट करेंगे 1 × 1/3x + y ऐसा बताकर, क्योंकि 1 × एनीथिंग वही पार्ट होता है, तो आप उसे ऐसे कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड वाले इक्वेशन को यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 2 है, इसीलिए मैंने ये 1/2 को अलग कर दिया। इधर कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2 को अलग करके मैंने ऐसे करके लिख दिया। आप समझदार हो। अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे। पुट 1/3x + y = m
1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू n। इसे आप लिखोगे m प्लस n इज इक्वल टू 3/4, 1/2m माइनस 1/2n इज इक्वल टू -1/8। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, आपने सब्सटीट्यूट कर दिया काम हो गया, नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सटीट्यूट कर लेने के बाद भी आपका जो इक्वेशन है उसमें फ्रैक्शन दिखाई देता है, और आपको तो पता है फ्रैक्शन देख के मैं और आप दोनों डर जाते हैं। तो ये डर को ख़त्म करने के लिए फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा, और फ्रैक्शन हटाने के लिए डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आपको डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करोगे, जैसे कि मेरे इक्वेशन नंबर 1 में डिनोमिनेटर है 4, अगर उस 4 को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। आई मीन 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर नीचे से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 को थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। देखते हैं कैसे होगा। लिख दूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/4 वी गेट, आप पूरा लिखेंगे, ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 4 × 3/4, ऊपर नीचे से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको इक्वेशन मिलेगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। आप इस नए इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 दोगे। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी कुछ यही करोगे। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट साइड आपका जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 2 है, जबकि राइट साइड में डिनोमिनेटर 8 है। अब आप क्या करोगे, मतलब इस डिनोमिनेटर को अगर 2 को हटाओगे तो 8 कैसे हटेगा, या फिर क्या करना चाहिए इसके लिए? तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप 2 और 8 इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखो। अगर मैं 2 के टेबल को आगे रीड करूं तो 2 के बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6 और उसके बाद आएगा 8। 8 के टेबल में 8 और उसके बाद आएगा 16। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉमन 8 है, इसका मतलब है कि अगर मैं थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई करूं फिर भी डिनोमिनेटर 2 उस 8 को कट करके 4 बना देगा, यानी LHS का डिनोमिनेटर 2 भी गायब हो जाएगा और RHS का 8 और 8 कट करके वो भी गायब हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इक्वेशन नंबर 2 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट। तो चलो मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। आप पूरा स्टेप अच्छे से लिखोगे स्टेटमेंट को। यहाँ पर 8 × 1/2m माइनस 8 × 1/2n इज इक्वल टू 8 × -1/8 ऐसा हो जाएगा। आप तो समझदार हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सिमिलरली 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन रह जाएगा वो होगा 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये दोनों में मैं साइमल्टेनियस मेथड से पर्सनली सॉल्व करने का ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं अगर n को ध्यान दूं, अगर मैं n को देखता हूं तो n के साथ का नंबर सेम है, यानी n के साथ का कोएफिशिएंट सेम है। अब मैं उसके साइन को ऑब्जर्व करूंगा, साइन अपोजिट रहेगा तो आप ऐड करते हो, साइन सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करते हो। इस केस में साइन अपोजिट है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस बात है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करूंगा। तो चलो ऐड कर देते हैं। मैं करूंगा ऐड 3 और 4 को,
ऐड करने के दौरान आप कौन सा इक्वेशन ऊपर है कौन सा इक्वेशन नीचे है उसका कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो। यहाँ से 4m प्लस n, ये प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 8m इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 2, m की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। स्टूडेंट्स पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन के आगे के स्टेप्स आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने m की वैल्यू 1/4 लाई। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद n की वैल्यू लाऊंगा। तो मैं m को पुट करता हूँ, पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन 3, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। m की जगह पर मैं 1/4 पुट करूँगा। ऊपर नीचे से 4 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिलेगा 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। आप इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4n की वैल्यू मिलेगा 3 माइनस 1, या 4n की वैल्यू मिलेगी 2, या n की वैल्यू मिलेगी 1/2। देयरफॉर m की वैल्यू मिल गई 1/4 और n की वैल्यू मिल गई 1/2। अब m की वैल्यू और n की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेकर रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलो मैं लिख देता हूँ m इज इक्वल टू 1/4 एंड n इज इक्वल टू 1/2। मैं रीसब्स्टिट्यूट करूँगा m इज इक्वल टू 1/3x प्लस y एंड n इज इक्वल टू 1/3x माइनस y। m के नीचे m की वैल्यू और n के नीचे n की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 और 1 कट कर देंगे और डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे। वैसे ही उसे भी आप इक्वेट कर देंगे। हमने लास्ट इक्वेशन नंबर 4 दिया था, अब हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। इस क्वेश्चन में मैं इस इक्वेशन को अलग से फिर सॉल्व करूंगा और मैं वापस से साइमल्टेनियस इक्वेशन कंसिडर करूंगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो मैं इसके अगर y वाले पार्ट को देखूं तो इसके साथ में नंबर सेम है और मज़े की बात यह कि उनका साइन भी अपोजिट है। तो मैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद में मेरा y पार्ट कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार x की वैल्यू मिल जाएगी, पुट करूंगा और y की वैल्यू मिल जाएगी। फाइनली हमारा काम ख़त्म होता है। तो मैं ऐड करूंगा, लिख दूंगा ऐड 5 एंड 6। आप पूरा लिखेंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, x की वैल्यू मिलेगी 1। अब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। फिर से वही बात, 5 इसलिए क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में m और n मिलेगा आपको। यहाँ पर मैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दूंगा, x की जगह 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगी 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, या y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस प्रैक्टिस सेट का ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये कुछ अलग था। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सॉल्व किया गया हमने। इसमें मतलब जो स्टेप्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, बड़ा क्वेश्चन गया, कंटेंट ज़्यादा था। एक्चुअली यहाँ पर आप 2 बार साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व किए,
फिर से वही बात, डिनोमिनेटर में 2 अल्फ़ाबेट था, इसीलिए आपने 2 बार उसे सॉल्व किया एंड हम लोगों ने जो स्टेप्स देखी, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 करेंगे